Hello students, I am your social studies teacher Navdeep. I am teaching you SPL of class 7. SPL means social and political life. And today I will teach you chapter number 5 of this book. Name of chapter number 5 is Women Change the World. What we will read in this chapter, इस चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी लर्निंग फॉर चेंज इन इट वी विल डिस्कस कि स्टार्टिंग में अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में कैसा सिस्टम था, कैसे जो वुमेन थी या फिर बॉयज़ थे उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, एंड अभी प्रेजेंट में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं वो सारा हम पढ़ेंगे। एंड इसके अलावा आपको कुछ स्टीरियोटाइप मैंने चैप्टर नंबर 5 में बताया था क्या होता है जेंडर स्टीरियोटाइप, तो उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने वाले कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। और इसके अलावा आपको आजकल कैसा स्कूलिंग सिस्टम चल रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। एंड स्टार्टिंग में अगर हम हिस्ट्री की बात करें पास्ट की, तो वुमेन को स्टार्टिंग में राइट्स नहीं थे कि वो एजुकेशन ले सकें, या और बहुत तरह के उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी। उनको डोमेस्टिकली हराश किया जाता था, फिज़िकली, एंड बहुत सारे उनके साथ वायलेंट एक्टिविटीज़ होती थी। तो उन सब को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाई थी। तो उसका रिज़ल्ट ही है कि आज वुमेन को एजुकेशन लेने का भी राइट है, और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकती है। बहुत सारे गवर्नमेंट ने लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड एक्ट्स पास किए हुए हैं। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो लर्निंग फॉर चेंज में आपको बताया गया है कि पहले क्या था। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ की अगर पास्ट में बात करें तो स्कूल जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। मतलब स्कूल जाने को लेके तो उनके माइंड में, लोगों के माइंड में कैसा होता था कि स्कूल जाना तो बहुत बड़ी जैसे बात हो गई। पर आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये नॉर्मल सी बात है, हर कोई बच्चा स्कूल जाता है, चाहे कोई वो गर्ल है चाहे कोई वो बॉय है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज के टाइम में हर बच्चे की लाइफ का। एवरी ईयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। और हमारे लिए अब अगर हम आज के टाइम में इमेजिन करें कि स्कूल के बिना काम चल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो वहाँ पे क्या था, रीडिंग और राइटिंग, लिखना और पढ़ना सिर्फ बहुत ही कम लोग ही जान पाते थे। बहुत ही कम लोगों को रीडिंग एंड राइटिंग आती थी। ज़्यादातर जो बॉयज़ होते थे वो क्या करते थे कि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे और उसके बाद वो अपने फादर के साथ, जो उनके पूर्वज या उनके फादर, ग्रैंडफादर जो भी काम करते थे वो सीखने लग जाते थे। अपने पेरेंट्स के साथ वो आउटसाइड वर्क में हाथ बंटाते थे। और जो गर्ल्स थी वो क्या करती थी, उनको इतना भी अलाउड नहीं था कि वो कम से कम अल्फ़ाबेट ही रीड करने, राइट कर ले, सीख ले। बॉयज़ तो फिर भी चलो कम से कम इतना कर लेते थे। तो ये जो गर्ल्स होती थी ये अपनी मदर्स की हेल्प करती थी डोमेस्टिक वर्क में। और इसके अलावा ये क्या करती थी, जैसे वीविंग हो गया या क्राफ्ट का कुछ काम इनको सिखाया जाता था, इस तरह की स्किल्स फैमिलीज़ में, पोट्री वगैरह। और ये क्या करती थी, जैसे पोट्री वर्क होता था जो उसके लिए मड, कीचड़ से जो उसके लिए प्रॉपर मटेरियल होता है ना, मिट्टी जैसे तैयार करते हैं पॉट्स वगैरह बनाने के लिए, वो तैयार करती थी। पर इनको व्हील को ऑपरेट करने का काम इनको नहीं दिया जाता था, वो बॉयज़ ही करते थे। तो विमेन को पॉटर्स के रूप में भी नहीं हम देख सकते थे। पास्ट में पॉटर्स का काम भी मैन करते थे, ठीक है। ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया इसके। उसके बाद आपको बताया गया कि अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो इस टाइम पे कुछ नए आइडियाज़ एजुकेशन को लेके, लर्निंग को लेके एमर्ज हुए थे। जो स्कूल हैं वो कॉमन सी चीज़ हो गए थे इस 19th सेंचुरी में। और वो कम्युनिटीज़ जिन्होंने आज तक कभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया था। पर अभी भी ये वाला इशू थोड़ा है था कि गर्ल्स को नहीं स्कूल भेजना। तो इसके लिए बहुत सारी वीमेन एंड जो मैन हैं इन्होंने एफ़र्ट्स किए कि हमारे लिए भी स्कूल्स खोले जाएं, हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो वीमेन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया कि हमें भी पढ़ाया लिखाया जाए। तो यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में आपको ये बताया गया। नाउ ऑन दिस पेज यहाँ पर आपको एक ऋषि सुंदरी देवी हैं, इनका बर्थ है
1800 का, और इनकी डेथ हुई थी 1890 में। ये वेस्ट बंगाल में इनका बर्थ हुआ था, बॉर्न हुई थी ये वेस्ट बंगाल में। 200 साल पहले की बात है लगभग, अप्रॉक्सीमेटली। तो जब ये 60 की एज की थी, इन्होंने बंगला लैंग्वेज में एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा को बोलते हैं। इसको इन्होंने टाइटल दिया था अमर जीवान। ये पहली जानी मानी ऑटोबायोग्राफी थी जिसको किसी इंडियन वुमेन ने लिखा था। जो ऋषिशुंद्री देवी थी, एक हाउसवाइफ थी और रिच लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी। उस टाइम पे ये बिलीव किया जाता था कि अगर वुमेन कोई पढ़ लिख जाएगी तो उसके हस्बैंड के लिए अभिशाप होगा, बैड लक होगा, वो विधवा हो जाएगी, उसका हस्बैंड मतलब मर जाएगा। ऐसी थॉट थी लोगों की उस टाइम पे। पर इसके बावजूद भी ये सीक्रेटली चोरी छुपे पढ़ती थी, लिखती थी, और इसने अपनी पढ़ाई लिखाई अपनी मैरिज के बाद ही की। ये अपनी लाइफ के बारे में बता रही हैं कि मैं क्या करती थी, मैं बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, अपना काम करना स्टार्ट कर देती थी, और मैं कई कई घंटों तक, मिडनाइट तक वो अपना काम करती रहती थी। ये बीच में कोई रेस्ट नहीं लेती थी। ये 14 ईयर्स की थी उस टाइम पे। और जब इसने पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, इसने एक रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट भी पढ़ी। ये बताती है कि मैं अनलकी थी कि उन दिनों में जो वीमेन थी वो एजुकेटेड नहीं होती थी, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। लेकिन बाद में इसने अपनी थॉट्स को लेके आना ऐसे स्टार्ट किया कि क्या गलत हो रहा है, क्यों नहीं वीमेन को पढ़ने दिया जा रहा। ये सारी कुछ बातें इसके माइंड में आनी स्टार्ट हुई। इसको एक बार एक ड्रीम आया कि वो चैतन्य भगत की मैन्युस्क्रिप्ट रीड कर रही थी, ठीक है, अपने ड्रीम में ही। तो फिर इसने क्या किया, बाद में दिन में किचन में जब वो काम कर रही थी, उसने सुना कि उसके हस्बैंड अपने उसके बड़े लड़के को बोल रहे हैं कि बिपिन, मैं यहाँ पे अपनी चैतन्य भगत छोड़ के जा रहा हूँ। और जब उसने उसको अंदर रखने के लिए बोला तो वो उसको बुक को वहीं पर ही छोड़ के चले गए। तो बुक को जब अंदर रखी गई जब बुक, तो उसने सीक्रेटली उसमें से एक पेज निकाल लिया और उसने उसको छुपा लिया ताकि मैं उसको पढूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसका जो बड़ा लड़का है वो भी अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम पे, तो उसने उसमें से भी कुछ पेज छुपा लिया। और फिर फ्री टाइम में, या मतलब जैसे छुप छुपा के जब वो पढ़ती थी, तो उसने अल्फ़ाबेट्स को सीख के उस चैतन्य भगत को उसने रीड करना स्टार्ट किया। इस तरीके से वो एबल हुई उसको रीड करने के। तो ये सारा कुछ इसमें आपको बताया गया है। और जो ऋषिशुंद्री देवी है, इन्होंने अपने एवरीडे जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे उसको डिटेल में भी राइट किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। इन्होंने बताया कि उन दिनों मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, यहाँ तक कि मैं बैठ के आराम से खा पी सकूँ, इतना भी टाइम नहीं होता था। जो भी उनके पास थोड़ा बहुत टाइम होता था वो अपनी रीडिंग राइटिंग में ही लगा देती थी। उसके बाद मैं आपको ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स के बारे में बताती हूँ, उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिन्होंने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा। एक है सावित्री देवी फुले। ये जो सावित्री देवी फुले हैं, ये एक दलित वुमेन थी जिनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। और जब ये 10 साल की थी, इनकी मैरिज हो गई थी एक 13 ईयर ओल्ड ज्योतिराव फुले से। तो जो ज्योतिराव फुले थे, उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया। और ये सावित्री बाई फुले फर्स्ट फीमेल टीचर बनी थी इंडिया की 1848 में। इन्होंने पुणे में और भी गर्ल्स को पढ़ाना शुरू किया, पर जो लोकल कम्युनिटी के लोग थे वो इसका विरोध करते थे, क्योंकि वो सही नहीं समझते थे कि गर्ल्स को पढ़ाया जाए। तो इतना सारा ओपोजिशन करने के बाद, विरोध के बाद भी इन्होंने गर्ल्स को, बच्चों को पढ़ाना, अलग अलग कास्ट से जो बिलोंग करते थे उनको पढ़ाना जारी रखा। इन्होंने रोका नहीं। इन्होंने 18 स्कूल्स भी खोले बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये था सावित्री बाई फुले के बारे में। और अब हम करेंगे ज्योतिराव फुले, जो इनके हस्बैंड थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक दलित मैन थे। इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वर्क किया था कि जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनके साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उस सारे को लेके इन्होंने विरोध किया था। उसके बाद हिमा दास, ये एक एथलीट हैं। ये एक असम की पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये पहली इंडियन स्प्रिंटर हम एथलीट को बोलते हैं। ये पहली इंडियन एथलीट या स्प्रिंटर थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंटरनेशनल ट्रैक इवेंट में, जो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस होती है ना, उसमें। देन किरण बेदी,
किरण बेदी करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की। पुडुचेरी एक टेरिटरी है अपने इंडिया की और यूनियन टेरिटरी। ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया था। तो इन पर्सनैलिटीज़ ने ऐसे काम किए जिससे कि जो पुराने स्टीरियोटाइप से वो ब्रेक हो गए थे। नाउ वुमेन्स मूवमेंट। जो विमेन थी उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट चलाई थी अपने हक लेने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, उनके साथ स्टार्टिंग में अच्छा बिहेव नहीं होता था, तो उस सारे के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई थी। जो वीमेन एंड गर्ल्स हैं, अब उनको राइट मिल गया था कि वो स्टडी कर सकती हैं स्कूल्स में जाके। वो क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया था उसके लिए। सिर्फ स्कूल जाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, बल्कि और बहुत सारे लीगल रिफॉर्म्स को लेके आने के लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। वो क्या थे? जैसे इनके साथ फिज़िकली अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, हराश किया जाता था इनको, वायलेंस इनके साथ होता था, इनकी हेल्थ की तरफ कोई अच्छा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ये सारी कंडीशंस को इन्होंने इम्प्रूव करवाया स्ट्रगल करके। और ये जो चेंजेस से ऑटोमेटिकली नहीं आए थे, वीमेन को काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ा था। बहुत सारे जो मैन थे उन्होंने भी वुमेन मूवमेंट को सपोर्ट किया था, विमेन की हेल्प की थी उनके स्ट्रगल में। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की गई अवेयरनेस लेके आने के लिए, विमेन के राइट्स के अगेंस्ट अवेयरनेस लाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, जस्टिस सीख करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल किए गए थे। कई अलग अलग स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट की गई थी। उनमें से कुछ इस तरह है, कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊंगी अब आपको जो यूज़ की गई थी। फर्स्ट है कंपेनिंग। ये होता है अभियान चलाना। तो डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारे कंपेन्स चलाए गए। इसमें क्या था? इन कंपेन्स के चलते कुछ नए कानून बनाए गए थे जो विमेन के लिए अच्छे थे। उन्हीं लॉज में से एक है 2006 वाला लॉ। इसमें क्या है कि अगर कोई भी विमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है तो उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठा सकती है इस 2006 के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर। इसी तरीके से 1997 में कुछ गाइडलाइंस इशू की सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें क्या था कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या वर्क प्लेस पे फिज़िकली हराश किया जाता है अगर किसी विमेन को, तो उसके लिए भी वो आवाज़ उठा सकती हैं 1997 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद 1980 में फिर क्या हुआ? यहाँ पे जो विमेन है उन्होंने ग्रुप बनाए अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में ग्रुप्स बनाए। वो क्यों बनाए? क्योंकि डॉरी की वजह से बहुत सारी डेथ हो रही थी। डॉरी मीन्स जो दहेज वगैरह लिया जाता है ना शादी के टाइम पे गर्ल्स की, तो उसके कारण बहुत सारी डेथ हो रही थी। बहुत सारी जो यंग ब्राइड्स थी उनके मर्डर किए जा रहे थे उनके हस्बैंड्स और इन लॉज के द्वारा। उनको दहेज की भूख थी, ग्रीड फॉर मोर डोरी। तो इस इशू को विमेन्स अपने स्ट्रगल के थ्रू लेके आई सामने सभी के, और इन्होंने एक एक्ट पास करवाया जिसमें क्या था कि अगर कोई भी पर्सन डोरी की डिमांड करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद है रेजिंग अवेयरनेस। विमेन के जितने भी राइट्स हैं उनके लिए लोगों को अवेयर किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा जो विमेन है उनको अवेयर किया गया, उनको बताया गया कि क्या क्या आपके राइट्स हैं। देन प्रोटेस्ट किया गया। जब भी किसी भी विमेन के साथ कहीं पर भी कुछ गलत होता था तो सभी विमेन इकट्ठी होके प्रोटेस्ट करती थी उसके लिए। अगर कोई ऐसी लॉ पॉलिसी बनाई जाती थी जो विमेन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट थी, उनके भले के खिलाफ थी, तो उसके लिए वो सारे लोग प्रोटेस्ट करते थे। प्रोटेस्ट मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन करना, प्रदर्शन करना। लास्ट इज शोइंग सॉलिडेटरी। सॉलिडेटरी का मतलब होता है एकजुटता। जब भी किसी भी वुमेन के साथ गलत हो जाता था किसी भी कारण से, किसी भी गलत कारण से, तो उसके लिए सभी जो विमेन है वो एकजुट हो जाती थी, सॉलिडेटरी वो शो करती थी। सो दिस इज ऑल योर चैप्टर नंबर 5 ऑफ SPL. इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर यू कैन कमेंट मी और you can ask me anytime. Thank you. Keep revising.